हाय गाइस, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन जिन भी बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो चुका है और कल उनका ओरिएंटेशन डे है। इस दिन का इंतजार आप पूरे जीवन भर करते आए हैं कि कब भैया हम कॉलेज जाएंगे अपनी स्कूल लाइफ को छोड़ के। पिछले कुछ महीनों में इतनी भागा दौड़ी एग्जाम को लेके, इतनी भागा दौड़ी काउंसलिंग को लेके करी गई है, प्रेफरेंस लिस्ट को लेके गई है, सिर्फ इसी एक दिन के लिए कि ये एक वो दिन है जिस दिन हमें कॉलेज में अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ओरिएंटेशन डे क्या होता है? क्या आपने जैसा सोच रखा है एक्चुअल में ओरिएंटेशन डे या कॉलेज वैसा होता है जस्ट लाइक अ फिल्म ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी होगी आप लोगों ने, और आपने एक इमेजिनेशन बना रखी है कि भैया ऐसा ऐसा कॉलेज होगा, चाहे नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, ऑफ कैंपस हो। बहुत अच्छे से बहुत सारे सवालों को जवाब देने वाला हूँ। खासकर बहुत सारे सवालों में ये 6 वो सवाल है जिनको अभी जानना जरूरी है, और इसके आगे वाले 6, इसके आगे बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले टाइम्स में आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा। तो चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना मत भूलो। ऐसी मोर वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में देते रहता हूं। लॉन्ग वीडियोस है लेकिन बहुत काम की वीडियोस है। जीवन भर शुक्रिया करोगे कि भैया बहुत अच्छी जानकारी बता दी, जैसे हर वीडियोस में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजें करके बताते हैं कि कौन कौन से वो 6 सवाल है जिनके जो आपके दिमाग में चल ही रहे हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट एक्चुअली हैपेंड एट द ओरिएंटेशन डे। ओरिएंटेशन डे वाले दिन यानी कल या फिर या परसों, या किसी कॉलेज का भी ओरिएंटेशन डे डिसाइड नहीं है, उस दिन एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। दूसरा आपका सवाल है कि सेकेंड राउंड में सीट मिला है, हम जाएं या ना जाएं। मतलब सेकंड राउंड में मेरे को सीट अलॉटमेंट हो चुका है और अभी तक मेरे पास अपना फीस स्लिप नहीं आया, या फीस स्लिप भी आ चुका है, तो क्या मुझे कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और अगर मेरा फीस स्लिप नहीं आया तो क्या मैं डायरेक्टली उस कॉलेज में जा सकता हूं? चलिए उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा सवाल है, अपग्रेड करा है या ना करना, मतलब अपग्रेड करा है या करना है, जाए या ना जाए। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया है या अभी जैसे मैं पेमेंट करूंगा सेकंड राउंड के, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद मैं अपग्रेड पे जाऊंगा। तो क्या मुझे ओरिएंटेशन डे वाले दिन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर मैं जाता हूं तो क्या मेरी पुरानी वाली सीट जो है जिस कॉलेज में, वो कैंसिल हो जाएगी? क्या मैं ओरिएंटेशन डे वाले दिन जाता हूं तो क्या मैं बाद में विड्रॉल कर पाऊंगा? उसके बारे में बात करेंगे। चौथा सवाल है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए ओरिएंटेशन डे वाले दिन। पांचवा सवाल है, हॉस्टल और पीजी का क्या। और छठा सवाल है, क्लासेस, अटेंडेंस, टाइम टेबल और एग्जाम के बारे में। ये 6 वो सवाल है जो आपके दिमाग में होंगे ही होंगे, और इन्हीं 6 सवाल को मैंने यहां लिख दिया और एक एक करके बाय द एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम प्रवीण है और मैं खुद केएमसी से पास आउट हूं, किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस में, तो बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं और किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में गाइडेंस कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए एक्चुअली में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड एट द ओरिएंटेशन डे। ओरिएंटेशन डे किस लिए मनाया जाता है और उसके एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, कल से आपका एजुकेशन सेशन स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेट डिसाइड करा था 28 जुलाई से हम अपना एजुकेशन सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए स्टार्ट हो रहा है। यूजी वाले के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर वालों के लिए, पीजी वालों के लिए, तो सबके लिए ओरिएंटेड, मतलब आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेशन है वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अब कॉलेज में ओरिएंटेशन डे है, क्या कॉलेज में ओरिएंटेशन डे का मतलब होता है फेस्ट, पार्टी, इंजॉयमेंट, सोसाइटीज? ये बिल्कुल भी नहीं होता। क्लासेस? ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो ओरिएंटेशन डे में होता क्या? ओरिएंटेशन डे में बेसिकली आप जाएंगे वहां पे, ठीक है। वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरा कॉलेज कैसा है, मेरे कॉलेज में मेरा डिपार्टमेंट कहाँ है, मेरे डिपार्टमेंट में कौन कौन से वो मेन प्रोफेसर है, या मेरे डिपार्टमेंट के कौन एचओडी है जो कि हमारे डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, हमारी क्यूरी को हैंडल करते हैं। मे बी किसी कॉलेज में जैसे नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस हो गए या बहुत बड़े साउथ कैंपस के कॉलेज हो गए, उनमें ओरिएंटेशन डे को थोड़ा ग्रैंड रखा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे से सजाया जाएगा। क्या ये सजाता कौन है? आप ही के सीनियर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले, अलग अलग कॉलेज सोसाइटीज के अलग अलग पार्टीज के। 2 तरीके की पार्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चलती है, एक है एबीवीपी और एक है एनएसयूआई, ठीक है। तो 2 अलग अलग पार्टीज होंगे। स्टार्टिंग में जाके आपको किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको बहुत गेट पे ही एंट्री पे मिल जाएंगे, हाय मैं एबीवीपी से हूं, हाय मैं एनएसयूआई से हूं, ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट करो, आराम से उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लो। वो कुछ कॉपी भी बांट रहे होंगे, कुछ पेन भी बांट रहे होंगे, ठीक है, वो रख ले आप में, ठीक है, अपने पास रखे रहो, उसका अच्छे से इस्तेमाल करना। लेकिन किसी को कमिट करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी पार्टी में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। वो बाद में देखा जाएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो मत ज्वाइन करिएगा। जरूरी नहीं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स का पार्ट बनना है, ठीक है। तो बहुत स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आपका सामना उन्हीं लोगों से करना पड़ेगा, ठीक है। वो गेट के बाहर भी होंगे और गेट के अंदर भी होंगे। अब गेट पे कौन होगा? गेट पे होगा आपका गार्ड, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड आपको एंट्री देगा। तो सिक्योरिटी गार्ड आपको एंट्री किन 2 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करेगा? सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट उसको चाहिए। एक
आधार कार्ड या फिर वैलिड आईडी प्रूफ जो ये बताता है कि आपका नाम ये है, ठीक है, और आपकी फोटो मैच करेगा। बस फोटो पुरानी वो चल जाएगा, उतना कोई देखते नहीं है गार्ड वार्ड। बस बेसिकली ये होना चाहिए कि वो वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, और जनरली आधार कार्ड लेके चलो, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं उनको जनरली सिखाया जाता है कि आधार कार्ड ही समझना है, ऐसे ही देखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो आधार कार्ड रख लो, और उसके साथ फी स्लिप कौन सी, जो फर्स्ट राउंड में सीट पेमेंट करा था, ठीक है, पेमेंट करने के बाद एक डाउनलोड फी स्लिप आया था, वो एक प्रॉपर फी स्लिप आएगा कि ये बच्चा है, ये इसका एप्लीकेशन नंबर है, ये कोर्स है, ये कैटेगरी है, और इतना फीस सबमिट कर, यही फी स्लिप, ये फी स्लिप इंपॉर्टेंट। अब आपने पार्टी को फेस कर लिया, पार्टी के स्टूडेंट को फेस कर लिया, ठीक है, आपने गार्ड को फेस कर लिया। अब आप कॉलेज के अंदर जाते हो, कॉलेज के अंदर जाओगे तो यही जो पार्टी के स्टूडेंट्स हैं ये आपको कहेंगे कि चलो हम लेके चलते हैं, ठीक है, हम आपको दिखाएंगे। हाँ, तो दिखाने दो, ऐसा मना नहीं करना, आराम से, कि वो आप पूछोगे कि भैया साइंस डिपार्टमेंट का है, भैया कॉमर्स डिपार्टमेंट का, कहते हैं हम लेके चलते हैं। हम मतलब स्टार्टिंग में पूरा कनेक्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि सितंबर में होने वाले इलेक्शन है, और शुरुआत में जो कनेक्शन बना के रखेंगे, ठीक है, आप उन्हीं को जाके वोट करोगे। जनरली वोट इसी बेसिस पर करा जाता है कि मैं उस भैया को कितना अच्छे से जानता हूँ, मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो भैया किस पार्टी से नहीं है, वो भैया काम करेंगे कि नहीं, मैं उन भैया को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं उन भैया को वोट दूंगा। लॉजिक बस इतना सा ही है, ठीक है। तो वो आपको कॉलेज में लेके, मतलब क्लासेस में ले जाएंगे और वहाँ जाके आपको बैठा देंगे। कहीं कहीं पे ओरिएंटेशन बहुत ग्रैंड होता है, तो एक बड़ा सा ग्राउंड होगा जहाँ पे सारी स्टेज लगाई जाएंगी। वहाँ पे मेनली कॉलेज के प्रिंसिपल्स और हायर प्रोफेसर अथॉरिटीज़ आके आपको कॉलेज के बारे में बताएंगे, लेगेसीज के बारे में बताएंगे। बस इतना ही होगा ओरिएंटेशन डे वाले दिन, ज़्यादा उम्मीद मत रखो, ठीक है। हर एक कॉलेज में भी अब आप क्लासेस में जाएंगे या डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो वहाँ पर भी जाके आपको दिखा जाएगी ये आपकी क्लास है, लेकिन एक्चुअली में वो आपकी क्लास नहीं है, वो डिपार्टमेंट की क्लास है। तो हो सकता है कई सारे बच्चे हैं, किसी ए सेक्शन में डाल दिया, किसी को बी में डाल दिया, किसी को सी में डाल दिया, तो अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप बेसिकली ओरिएंटेशन डे वाले दिन आप किसी भी क्लासरूम में जाके बैठेंगे, जहाँ पे भी वो बता देंगे यहाँ जाके बैठना, और वहाँ पे प्रोफेसर आके थोड़ा बहुत इंट्रो देंगे, और इंट्रो देने के बाद छोड़ देंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे फैमिलीज जो नई जाती है, वो पूरे टाइम क्लासेस में बैठी रहती हैं कि हाँ, ऑब्वियसली बात है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम बाहर घूमे ना घूमे, कहीं प्रोफेसर आ जाएगा बाद में डांटेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो थोड़ा बाद में भी चले जाएंगे, कोई नहीं, बट स्टार्टिंग में आपको काम यही करना है कि आप क्लासेस में जाके बैठ जाएं और वेट करें कि जब प्रोफेसर्स आएंगे। तो प्रोफेसर आते हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और मे बी उसी समय वो प्रोफेसर, जो भी मेन प्रोफेसर होता है, या एक दो प्रोफेसर, देखिए आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके तो प्रोफेसर डिसाइडेड है ना, आपके एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है उसके प्रोफेसर डिसाइडेड नहीं है। तो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में पता होता है कि यार ये सब्जेक्ट मैं इस सेक्शन को पढ़ाने, सेक्शन तो नहीं, फिर भी ये सब्जेक्ट मैं इस बच्चे को पढ़ाने वाला हूँ, तो वो एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, स्टार्टिंग में ना इन्फॉर्मेशन वहीं शेयर होती जाती है। बाकी एक दो ग्रुप वो एबीपी और एनएसयूआई वाले पार्टी वाले आपको ज्वाइन करा देंगे। इतने सारे ग्रुप है, इसमें पीजी के आएंगे, इसी में अपडेट आएगा, इसमें फेस्ट आएगा, इसी में क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो सारे ग्रुप ज्वाइन करते जाओ ताकि आपको उस कॉलेज के अपडेट मिल सके। आई होप समझ में आया। जैसे ही क्लासेस में आके प्रोफेसर सारी चीज़ें समझा देंगे, मे बी आपको प्रोफेसर इन सब्जेक्ट के बारे में ज़रूर समझाएंगे। सेक हो गया, ठीक है, वीएसी हो गया, उसके बाद आपका जी हो गया, एईसी हो गया, ठीक है, और डीएसई हो गया, और डीएससी हो गया। अगर किसी प्रोफेसर ने या किसी कॉलेज में ये प्रोफेसर ने ये सारी चीज़ें समझाई तो ठीक है, अदरवाइज मैं खुद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या होता है। अगर ये मिस भी कर दिया, मे बी बहुत बच्चे कहते हैं कि भाई ओरिएंटेशन डे वाले तो मिस हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं। टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा आने वाले टाइम्स में, तो आपको क्लियर कट हो जाएगी ये सारी चीज़ें क्या है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। टाइम टेबल और बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं। अब आगे बात करते हैं। तो ओरिएंटेशन डे वाले दिन एक्चुअल में समझ में आ गया, जैसी क्लासेस खत्म होगी अपने पेरेंट्स के साथ पूरा कॉलेज घूमो, कॉलेज घूमने के बाद कैंटीन वैंटीन में खाना खाओ, और अपने अपने पीजी या घर वर निकल जाओ, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम ये आपका क्लियर हो गया, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड राउंड में मेरे को सीट मिला है, हम जाएं या ना जाएं। देखो, अगर सेकंड राउंड में आपको सीट मिला है और आपके पास फी स्लिप आ चुकी है, ठीक है, अगर आपके पास फी स्लिप है तो आप चले जाओ, लेकिन अगर आपके पास फी स्लिप नहीं है तो जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फी स्लिप नहीं है तो भैया क्या करें, मुझे उस कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो पहले वाले की फी स्लिप है ना, पहले वाले में चले जाओ। ओरिएंटेशन डे तो अटेंड करना। ये उन बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो दिल्ली से हैं, जो दिल्ली से बाहर के हैं, वो क्या सिर्फ कॉलेज में ओरिएंटेशन अटेंड करने के लिए इतना दूर ट्रैवल करके आएंगे, नहीं ना। तो अगर फी स्लिप आपका नहीं है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज अगर आप दिल्ली में हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ लेके चले जाओ उस कॉलेज में, क्योंकि मे बी जो नया कॉलेज एलोकेट होगा वो ओरिएंटेशन डे के बाद जाओगे तो आपके पेरेंट्स आपको अलाउड नहीं करेगा। मतलब
गार्ड लोग आपके पेरेंट्स को अलाउड नहीं करेंगे कॉलेज देखने की। एटलीस्ट एक दिन तो एंजॉय करो, ज़रूरी नहीं है। अब हाँ, ओरिएंटेशन डे वाले दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी कॉलेज ने कोई ना कोई प्रोग्राम करा रखा होता है, ठीक है, उसमें कॉलेज के स्टूडेंट ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं हर एक कॉलेज में ऐसा हो, ठीक है। कहीं पे अच्छा खाने को मिल सकता है, कहीं पे डाउनग्रेड खाने को मिल सकता है, कहीं पे कुछ भी नहीं मिल सकता। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैंने क्लियर कर बता दिया। अब भैया मैंने अपग्रेड करा है, ठीक है, और मुझे आगे अपग्रेड भी करना है, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। अगर आप दिल्ली में हो या ऑलरेडी दिल्ली आ चुके हो तो जाओ, कॉलेज जाके अटेंड करो, ठीक है। ओरिएंटेशन डे वाले दिन थोड़ा एंजॉय करो। अब ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे को नया कॉलेज मिल जाता है, अरे तो नया कॉलेज मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे पास इस कॉलेज के भी कनेक्शन है, उस कॉलेज के भी कनेक्शन। एक लौता मैं स्टूडेंट हूँ मेरी क्लास में जिसके पास 2 कॉलेज के कनेक्शन है। मे बी मैं इस कॉलेज के ग्रुप में भी हूँ, उस कॉलेज के ग्रुप में, तो बहुत अच्छी बात है, इधर से भी दोस्त बन जाते हैं। जैसे मैंने अपने टाइम पे एडमिशन लिया था तो मेरा फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ था मोतीलाल नेहरू कॉलेज साउथ कैंपस में, फिर अपग्रेड होकर मेरा एडमिशन हुआ किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस में, वही 3rd राउंड में, सेकंड में भी नहीं 3rd राउंड में। अब केएमसी की तो ओरिएंटेशन में मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं मोतीलाल की ओरिएंटेशन में जरूर गया था, ठीक है। यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छे कनेक्शन बने। तो 3 साल भी वो कनेक्शन है, जरूरी नहीं है सबके साथ हो, लेकिन कुछ लोग दोस्तों के साथ हैं, थोड़े बहुत अपडेट मिलते रहते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहती है, तो ऐसे आप कर सकते हो, तो जाना जरूर चाहिए। अदरवाइज अगर मान लो जो आपको अपग्रेड करना और अपग्रेड मिल जाता है तो जो नया कॉलेज मिलेगा अगर उसका ओरिएंटेशन डे उस दिन तक खत्म हो चुका होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हो चुका होगा, तो आप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं। मे बी पेरेंट्स अलाउड हो चाहे ना हो, लेकिन आप क्लासेस के लिए तो जा सकते हैं। क्लासेस का वही फैक्टर है सीधा। अब आपको ABP NSY नहीं मिलेंगे, अब आपको सीधा मिलेंगे गार्ड, आपकी चाहिए फीस स्लिप और आधार कार्ड। जैसे ही आप जाएंगे एंट्री हो जाएगा। अच्छा भैया, क्या हर बार मेरे को आधार कार्ड लेके जाने की जरूरत है? हर बार आधार कार्ड जाने की जरूरत? ओरिएंटेशन डे वाले दिन ना आपकी फीस स्लिप में एक स्टैंप लगता है, ठीक है। वो स्टैंप अगर ओरिएंटेशन डे वाले दिन लग गया तो ठीक है, वरना वो अगले दिन लग जाएगा। एक कॉलेज डिसाइड करता है कि यार ये डिपार्टमेंट और ये स्टैंप लगाएगा, तो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, वो कहीं भी हो सकता है, वो खुद बता देंगे आपको, और ग्रुप में भी मैसेजेस आएगा आपके कॉलेजेस में। तो आपकी फीस स्लिप में जैसे उस कॉलेज का ठप्पा लग गया तो अब आपको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन 2 महीने तक, जब तक वो कॉलेज आपका आइडेंटिटी कार्ड बना के नहीं देता। आइडेंटिटी कार्ड एक सॉलिड कार्ड होता है, मे बी मेरे पास पड़ा होगा, रुको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, हार्ड आइडेंटिटी कार्ड। मेरा ये कटा हुआ है क्योंकि मेरी डिग्री खत्म हो गई, ठीक है। तो ये एक इस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड हर एक कॉलेज में मिलेगा, ये बनने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक के लिए आपके पास जो एंट्री होगी वो फीस स्लिप होगी, तो फीस स्लिप की मल्टीपल फोटोकॉपी करा के रख लेना, ठीक है। ओरिजिनल वाली घर पे रख देना और जो फोटोकॉपी वाली है वही ला के दिखाते रहना, ताकि आपसे वो खो ना जाए, क्योंकि खो जाओगे तो फिर निकालो, फिर वापस जाके स्टैंप लगाओ तो बड़ा दिक्कत होगा। और जैसे ही स्टैंप लगाओगे ना तो उसी समय वो आपको रोल नंबर दे देंगे। रोल नंबर से ही आपका डिसाइड होगा कि आपका सेक्शन क्या है, ठीक है। तो रोल नंबर से आपका सेक्शन डिसाइड हो जाएगा, तो वहीं से पता भी चल जाएगा कि यार मेरा सेक्शन क्या है। जरूरी नहीं है सारी से ओरिएंटेशन डे वाले दिन हो, ओरिएंटेशन के अगले दिन भी हो सकता है, उसके अगले दिन भी हो सकता है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। स्टार्टिंग में बस आपको ओरिएंटेशन डे अटेंड करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस एक वैलिड ID कार्ड चाहिए और आपकी फीस स्लिप चाहिए, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ओरिएंटेशन डे में आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, क्लियर कट बताता हूँ, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा जब सारे राउंड के एडमिशन खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। एडमिशन जब क्लोज हो चुके होंगे तब होगा। इट मीन्स लगभग अभी इसमें 1-1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम है, ठीक है। यानी पूरा अगस्त में भी सितंबर भी चले जाए, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉलेज हर बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकता। तो जैसे ही सारे एडमिशन प्रोसेस खत्म करता है उसके बाद कॉलेज एक डेट डिसाइड करेगा, ये डेट है, ये टाइम है, ये डिपार्टमेंट वाले इस जगह पे आएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होते तो भी रिजेक्ट करा जा सकता है 2 महीने बाद भी, 2-2.5 महीने बाद भी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर बाहर से आ रहे हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने बैग में रख के आओ, ताकि आपको बार बार घर ना जाना पड़े। आई होप आपको डॉक्यूमेंट समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है कि भैया हॉस्टल का क्या, PG का क्या? भैया मैंने कॉलेज गया, मैंने ओरिएंटेशन डे भी अटेंड कर लिया, ठीक है। मेरे को प्रोफेसर से भी मिल गया, मेरे को जी सेक्वेक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज पता चल गई, मुझे 1-2 प्रोफेसर भी मिल गए, मेरे को कॉलेज का ग्रुप भी मिल गया, पेरेंट्स ने भी कॉलेज घूम लिया, खा पी लिया, बहुत बढ़िया, पूरा दिन खत्म हो गया, अब बाहर आ रहे हैं। सो थोड़ा सा पॉज देते हुए, वीडियो ऑलमोस्ट 15 मिनट का खराब हो चुका है, मतलब मैंने बोला है, बहुत सारी चीज़ें समझा दी है, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट रात शाम के 6:30 बज रहे हैं, 7 बजे वीडियो अपलोड करना है, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द बना के दे दूँ, क्योंकि आज ये वीडियो बना के देना इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर की मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे है, या इन्फॉर्मेशन तो है
और है भी सच में सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक्चुअल डिटेल नहीं है, क्योंकि डिटेल के लिए कॉलेज में होना ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी का पार्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी शाम को खाना बन रहा है, तो मे बी अगर कुकर की सीटी की या बर्तन की आवाज़ है तो उसको इग्नोर करना, लेकिन जो सुना रहा हूँ वो सुनने की ज़रूर कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, अब आपका कॉलेज ख़त्म हो गया, कॉलेज से बाहर आ गए, ठीक है, तो अब आपके साथ में आता है हॉस्टल और पीजी का। क्या हॉस्टल और पीजी हमें कैसे मिलेगा, हम कहाँ रहेंगे? तो मैं हर बार हर एक बच्चे से कह के चलता हूँ कि अगर कोई बाहर से आ रहा है और जिसने अगर हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रखा और उसको हॉस्टल में, बहुत बढ़िया हॉस्टल मिल गया है, हॉस्टल जाओ। ठीक है, हॉस्टल की मेरिट लिस्ट नहीं आई अभी, आने में टाइम है, तब तक क्या तब तक तो रिलेटिव्स के यहाँ रहना चाहिए, या फिर ओरिएंटेशन डे को आपको अटेंड ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अगर आ गए हो तो रहना तो पड़ेगा। अब होटल में रहोगे तो कितना खर्चा आएगा, तो नियर बाय लोकल होटल तो रह कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीजी ले लिया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब पीजी का क्या, पीजी क्यों लेना चाहिए और किस लिए लेना चाहिए? आपके कॉलेज में हॉस्टल ही नहीं है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं है, उस केस में आपको पीजी प्रेफर करना चाहिए। आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हो, उस केस में आपको पीजी प्रेफर करना चाहिए। भैया फ्लैट प्रेफर करें, रूम प्रेफर करें, नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीजी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, हॉस्टल की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, जब तक मैं कहूँगा, या पीजी अगर आपको अच्छा नहीं मिला तब तक मैं कहूँगा कि अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहो, और नहीं है तो अगर मान लो पीजी ही रहना है, ठीक है, तो आपको आके ढूंढना पड़ेगा। और हॉस्टल रहना है, हॉस्टल की सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हो तो आने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं भैया पीजी का क्या, पीजी कैसे मिलेगा। सबसे पहली बात, आपके कॉलेज के बाद दुनिया भर के ब्रोकर्स होंगे, वो आपका हाथ पकड़ पकड़ के ले जाएंगे कि सर बहुत अच्छा पीजी है, लग्जरी 5 स्टार 7 स्टार पीजी है सर। ठीक है, आज हमारे पीजी जैसा पूरे के पूरे कैंपस में कोई पीजी नहीं मिलेगा। सारी फैसिलिटीज़ है, एसी है, आरओ है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, खाना A1 मिलेगा, नंबर 1 पीजी है। ठीक है, इमेजेस देख लो सर। ठीक है, ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है सर, देख लो पूरी ऑथेंटिकेशन सर। हाँ, जाना ज़रूर, वो आपको पीजी दिखाएंगे, डेफिनेटली पीजी दिखाएंगे। यूट्यूब पे जो पीजीज देख रहे हो ना, वो पीजी की वीडियोस उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, वो स्पॉन्सर वीडियोस है, बनाने का मैं भी बना सकता था, लेकिन बना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अच्छी जानकारी देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पॉन्सर वीडियोस कुछ नहीं बनाए। तो अब बात करते हैं वो पीजी। आप पीजी उनके थ्रू जाना, आप पीजी देखना, कमिट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेल्समैन है, वो बेच ही देंगे आपको। अगर उनकी बात माने तो बिक गए। ठीक है, वो आपके पेरेंट्स तक को बेच देंगे कि ये इससे बढ़िया तो कोई मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बातचीत कर लो और कह दो कि हम आपको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, अभी हम रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, अभी हमें वहाँ जाना है, हम ज़रूर आपको 1-2 दिन में कांटेक्ट करते हैं। और इसी तरीके से आप आसपास नियर बाय 2-3 पीजी देख लो, क्योंकि एक पीजी के पास 10-12 पीजीज और आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और नॉर्थ कैंपस में तो ये पीजी की संख्या 100, 200, 300 पता नहीं कितनी है। ठीक है, पीजी देखना ज़रूरी है, पीजी देखो। और पीजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस पीजी के बाहर थोड़ी देर खड़े रह जाओ। कोई बच्चा आ रहा है, कोई बच्चा उस पीजी से निकल के आ रहा है ना, तो थोड़ा सा बाहर पकड़ लो। और आप तो पेरेंट्स हो, अपने बच्चे के लिए आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं उस बच्चे से कि बच्चा पीजी कैसा है, रहने लायक है, मेरा बच्चा यहाँ सिक्योर रहेगा, खाना कैसा बनाते हैं, फैसिलिटीज़ क्या है, वार्डन अच्छी है कि नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी है कि नहीं है, और वाईफाई सर्विस है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, तो एक अपना जेन्युइन रिव्यू देंगे। उनके सामने पूछोगे तो नहीं दे पाएंगे। और ये पेरेंट्स होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी रूम पे या किसी पीजी के भरोसे छोड़ के जा रहे हो तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन करें। ठीक है, तो पीजी इस तरीके से लेना। अब पीजी खत्म हो गया, मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्या क्या सारी चीज़ें बता दी थी। क्लासेस, अटेंडेंस, टाइम टेबल और एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक है, क्लासेस का क्या है भैया, क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं होगी, क्लासेस स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, क्लासेस में सबसे पहला फैक्टर आता है ये सब्जेक्ट देख लो, सेक, वैक, जी, एईसी, डीएससी और डीएससी। अभी जो आपको पता है, जो कोर्स आपको अलोकेट हुआ है वो डीएससी का है। यानी आपको पता है कि अगर आपको मेरे को मैथ ऑनर्स मिला है तो 3 पेपर मेरे पास मैथ के, अगर मेरे को बीकॉम मिला है तो 3 पेपर मेरे पास बीकॉम के, अगर मेरे को बीएससी प्रोग्राम मिला है तो 3 पेपर मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, अगर मेरे को बीए प्रोग्राम मिला है तो मेरे पास एक सब्जेक्ट मेजर में होगा जिसके 2 पेपर होंगे। ठीक है, 2 पेपर होंगे मेजर के ही। ठीक है, और 1 पेपर आपका माइनर का होगा, लेकिन होंगे 3 पेपर ही, पेपर तो 3 होंगे, ये दिमाग में आप रखे रहना। ठीक है, माइनर का पेपर होगा। अब इनके टीचर डिसाइडेड होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, आप हर एक डिपार्टमेंट की फैकल्टी को पता होता है क्या मुझे जो नए बच्चे आ रहे हैं वो मेरे पास कौन से सेक्शंस के आ रहे हैं। ठीक है, तो फैकल्टीज़ को पता होता है और यही आपका ओरिएंटेशन होगा। तो ओरिएंटेशन में जैसे ही जाओगे आप क्लासरूम में बैठोगे, जो प्रोफेसर आ रहे होंगे वो इन्हीं सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स होंगे। ठीक है, जो डिपार्टमेंट आपको मिला है इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि यही प्रोफेसर्स होंगे जो पढ़ाते होंगे, लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, वो आपको बाद में लोकेट कर जाते हैं। तो आप इस हिसाब से देखिएगा, ये प्रोफेसर्स ने आपको लोकेट करा, अब इनकी क्लासेस कैसे चलती है।
एक पेपर की 2 घंटे की क्लास होती है पूरे हफ्ते में, 2 ही घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे की क्लास एक पेपर की। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास PCM है तो फिजिक्स की 2 घंटे की क्लास होगी, केमिस्ट्री की 2 घंटे की, मैथ की 2 घंटे की, ठीक है। लॉजिक समझ में आया। चलो फिजिक्स को हटा दो, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, तो हिस्ट्री की मेरी 2 घंटे की क्लास होगी। दूसरा सब्जेक्ट भी मेरा हिस्ट्री क्योंकि मेजर है, तो उसकी भी मेरी 2 घंटे की क्लास होगी। पूरे हफ्ते में कभी भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं एक साथ, तो 1-1 घंटे की भी हो सकती है। और माइनर की मेरी 1 घंटे की क्लास होगी। बात समझ में आ गया, क्योंकि हर एक क्लास का 2 क्रेडिट होता है, ठीक है, और एक पेपर आपका 4 क्रेडिट का है, तो इट मीन्स 2 घंटे की क्लास होना कंपलसरी। अब यही चीज़ क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस इन सब में एप्लीकेबल है? नहीं, इनमें एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें भी क्रेडिट सिस्टम है, इनमें भी क्रेडिट सिस्टम है, लेकिन फिजिक्स की आपकी 2 क्लास होगी और 1 प्रैक्टिकल होगा। केमिस्ट्री की आपकी दो क्लास होगी और 1 प्रैक्टिकल होगा। इस प्रैक्टिकल के 2 क्रेडिट है और इस 2 क्लास के आपके पास कितने क्रेडिट है? 2 क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ध्यान से सुनना। एक सब्जेक्ट की 4 घंटे की क्लास होगी, तब जाके 4 क्रेडिट होंगे। लॉजिक समझ में है? एक सब्जेक्ट की 4 घंटे की क्लास होगी, तब जाके आपका 4 क्रेडिट होगा। तो हर एक पेपर की कितने घंटे की क्लास होगी? 4-4 घंटे की क्लास होगी। तो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की मेरी पूरे हफ्ते में कितनी क्लास होगी? 4 क्लास होगी। मे बी हो सकता है कि 2-2 घंटे की क्लास एक दिन हो, तो 2 बार क्लासेस हो गई सेम ही टाइम में, कि 8 से 9 हुई और 9 से 10 हुई, या फिर अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन यही चीज़ फिजिक्स में थोड़ा अलग हो जाता है और केमिस्ट्री में अलग, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल्स का क्या सीन है? फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, आपकी फिजिक्स की 2 क्लास होगी, ठीक है, तो उसका आपको 2 क्रेडिट मिलेगा, और जो प्रैक्टिकल होगा उसका आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? अब प्रैक्टिकल में अगर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लगातार 4 घंटे चलता है, और फिजिक्स का प्रैक्टिकल 2 घंटे चलता है, और वो एक दिन नहीं चल सकता। तो 2 घंटे एक दिन होगा और 2 घंटे अगले दिन होगा। बात समझ में आ रहा है? लॉजिक। तो ये क्लासेस का सीन है। तो ये क्लासेस फिक्स हैं और इनकी अटेंडेंस लगना भी चालू हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रोफेसर आ रहा है और उसने क्लास ली तो उसी दिन से आपकी अटेंडेंस लग गई। अब भैया अटेंडेंस इशू, यार भैया मुझे तो कॉलेज मिल गया है, मैंने अपग्रेड पे डाला है, मुझे नया कॉलेज मिल गया, तो वहाँ तो मेरी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तब क्या करूँ? सबसे पहली बात, क्लासेस जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा, लेकिन स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा। प्रोफेसर डेली बेसिस पर क्लासेस नहीं लेता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम आता रहेगा, तो क्लासेस मिस होती रहेगी। क्लासेस नंबर ऑफ टाइम टेबल से नहीं होता, जिस दिन प्रोफेसर आया उस दिन से, मतलब अटेंडेंस कैसे काउंट होती है? जितनी प्रोफेसर ने क्लास ली उतनी क्लास में से कितनी परसेंटेज अटेंडेंस आपकी है, उसे कहते हैं। अगर प्रोफेसर का क्लास लेनी थी 30 लेकिन उसने ली है 20, तो वो 20 के लिए 100% है। अब 20 में से कितनी ली है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखते हैं, इस हिसाब से आपको अटेंडेंस अलोकेट करी जाती है। तो अगर आपको नया कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, और नया कॉलेज मिलेगा मतलब एक नई डेट, यानी 10 अक्टूबर के बाद लगभग इस करीब, तो इसमें तो भैया तो क्लासेस तो मिस हो गई। अब क्या करें? प्रोफेसर भी आ रहा है उस कॉलेज में, क्लासेस भी ले रहा है। आप जिस दिन से जाओगे डिपार्टमेंट उस दिन से काउंट करता है आपकी क्लासेस। तो किसी बच्चे ने 28 से ज्वाइन करा है, उसकी अटेंडेंस 28 से काउंट होगी टिल एंड तक, यानी 28 से लेकर टिल एंड तक उसका 100% है। आप 10 अगस्त को ज्वाइन करोगे तो आपका 10 से लेकर टिल एंड तक 100% है। उसमें से आपको कितनी क्लास लेनी थी और कितनी आपने ली है, उसी को परसेंटेज कैलकुलेट करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यार मेरे को नुकसान हो गया, तो नुकसान अटेंडेंस का नहीं होता। अब अटेंडेंस कॉलेजेस में कंपलसरी नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ कॉलेजेस, वहाँ पे बोला जाएगा कि अटेंडेंस कंपलसरी। सीनियर से बात करो, अगर उन्होंने बोल दिया कि कंपलसरी नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। अब कंपलसरी ना होने का बेनिफिट क्या है? सभी बच्चे इस चीज़ के पीछे भागेंगे, इस चीज़ के एग्ज़ाम अभी से भैया पढ़ के चलेंगे, अभी से टॉप मार देंगे। कॉलेज पढ़ के, स्कूल पढ़ के आए एकदम मस्त नोट्स वोट्स निकालेंगे, मोटी मोटी किताबें, फाइल वाइल एकदम पेन वन पूरी किट निकालेंगे और लिखना चालू, प्रोफेसर जो पढ़ाए। एक बात याद रखो, जो प्रोफेसर पढ़ाएगा वो आपके समझ में नहीं आएगा, जो आपके समझ में आएगा वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये चीज़ अपने कॉन्सेप्ट में डाल लो, ये 3 चीज़, जो प्रोफेसर ने पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया, जो मुझे समझ में आया वो कॉलेज एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉलेज का आपने सुना है ना कि यार एक रात पहले पढ़ के जा रहे हैं, IITs में भी एक रात पढ़ के पहले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि ऐसा ही पैटर्न बन जाता है कि आप एग्जाम से पहले 1 हफ्ता पहले पढ़ रहे हो, 1 रात पहले पढ़ रहे हो, 2 रात पहले पढ़ रहे हो, जितना छुट्टी का गैप मिला उस छुट्टी में पढ़ रहे हो, और उसी में पढ़ के इतना पढ़ दिया कि उसी में आपकी परसेंटेज आ रही है। क्योंकि कॉलेज एग्जाम पास करना बहुत आसान है अगर आप वहाँ पे लिख के आते हैं, रिलेटिव भी लिख के आ जाएंगे तो भी ठीक है, एग्जैक्ट आंसर की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि
क्वेश्चंस वहाँ पे एमसीक्यू जैसे नहीं आते। एक पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। 6 क्वेश्चंस करने के लिए 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। वो 6 क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जितना ज़्यादा लिखोगे, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतना ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। स्टार्टिंग में कोशिश करो कि नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ का मैं पार्ट बनूँ और मल्टीपल सोसाइटीज़, एकदम 10-15 सोसाइटीज़ में मेरा सिलेक्शन सोचा, और फिर मैं राजा, ये सोसाइटीज़ मुझे इसमें नहीं जाना, हट, वो सोसाइटीज़ मुझे इसमें नहीं जाना, बट वहाँ से मैसेज आ रहे हैं, सर आप मेंबर हो, सोसाइटीज़ क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। इस तरीके से इतना एक्टिव हो जाओ कॉलेज में जाके 1 महीने में कि उन हर एक बच्चे से आगे निकल जाओ, या हर वो चीज़ करो जो आपने स्कूल के 12 से 15 साल बिल्कुल नहीं करी। वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज में आके करनी है, ठीक है। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेट करो, हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, ज्वाइन करना ज़रूरी है। अगर 1 साल आपने हेजिटेशन दूर करने में निकाल लिया तो सेकेंड ईयर से आप एक्टिव होना चलो। एक्टिव तो हो गए, लेकिन सेकेंड ईयर से एक्टिव हो। अब जब सेकेंड ईयर से एक्टिव होगे तो उसी सोसाइटीज़ में आप ही के बैच का बच्चा आपका सीनियर होगा और वो आपको ऑर्डर देगा, क्योंकि वो किसी हायर पोस्ट पे होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने मेंबर ज्वाइन करा था, अब उसको पोस्ट मिल चुकी है। और जब आपकी पोस्ट मिलने की बारी आ गई, तब दुनिया भर के एंट्रेंस एग्जाम आ गए, मेरे को CUT-PG देना, मुझे IIT-JEM देना, मुझे कैट देना, मुझे ये देना, मुझे वो देना। इसमें तो सोसाइटीज़ नहीं होगा। तो सोसाइटीज़ का एक क्राइटेरिया डिसाइड करके चलो कि 2 ईयर्स से ज़्यादा नहीं, 3rd ईयर में मेरे को किसी भी सोसाइटीज़ का पार्ट नहीं रहना, और मुझे कोशिश करना है इसी 2 साल में मुझे सोसाइटीज़ की हायर पोजीशन पे जाना है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ठीक है, इस पोजीशन पे जाना है, ताकि अगर मैं अपने CV में ऐड करूँ, उसका वट पड़ना चाहिए, ठीक है, वट पड़ना चाहिए। और टिल एंड तक आपको कोशिश करना है कि मैं शुरू से लेके किसी 2 या 3 सोसाइटीज़ का ही मेन पार्ट बनूं, बाकी सोसाइटीज़ में लेफ्ट कर दूं। एक सोसाइटी भी चलेगा, लेकिन एक में इतना अच्छा करो कि 2 साल में हायर पोजीशन मिल रहा और तीसरे साल में किसी सोसाइटीज़ में रहने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये बहुत आगे की बातें बता रहा हूँ। सेक, वेक, AEC, इन सारी सब्जेक्ट के बारे में ये पेपर तो अभी अलोकेट ही नहीं हुआ, इसको अलोकेट होने में बहुत टाइम लगेगा, लगभग 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता आराम से लग जाए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड होते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई थी, दोबारा बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। इन जनरल सेक, वेक, GE और AEC और DSC तो फिलहाल आपको फर्स्ट ईयर में मिलता नहीं है। ये वो सब्जेक्ट है जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन को ओरिएंटेशन डे वाले दिन कुछ प्रोफेसर देते हैं, कुछ नहीं देते, कुछ कॉलेज में मिलता है। टेंशन मतलब मैं इसके इन्फॉर्मेशन दूंगा प्रॉपर अच्छे से, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है, और ये सब्जेक्ट वो चूज़ करना जिसमें आपको अपना करियर बनाना है, यानी माइनर, ये आपका माइनर बनेगा। बच्चे क्या गलती कर दिया, यार मुझे कुछ पता नहीं है, जाके GE कुछ भी ले लेता हूँ, फिजिकल एजुकेशन ले लिया, पॉलिटी ले ली, हिस्ट्री ले ली, यार मुझे तो पढ़ाई नहीं आ रहा, कॉमर्स ले ली, स्टैट्स ले लिया, प्लेसमेंट मिलेगा और मुझसे हैंडल ही नहीं हो रही। हैंडल नहीं होगा तो आपने उसको चेंज करा, और जैसे ही चेंज करा आपने माइनर का कॉन्सेप्ट गवा दिया। मीन्स इसको लगातार पढ़ना जरूरी है। अगर लगातार नहीं पढ़ा, ठीक है, तो दिक्कत देगा। और ये शुरू से समझा के चल रहा हूँ, अभी से डिसाइड करके चलो कि GE क्या पढ़ना है। नहीं समझ में आएगा, अपने सीनियर से बात करो कि भैया क्या GE लेके चलूँ, क्या GE लेके चलूँ, ठीक है। AEC तो फिक्स होता है, लैंग्वेज EVS, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी कोर्स वाले बच्चों को सेम कॉलेज में पहले सेमेस्टर में लैंग्वेज मिला है। लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और भी बहुत सारी लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज, फिर अगले सेमेस्टर EVS, फिर अगले सेमेस्टर फिर लैंग्वेज, फिर अगले सेमेस्टर EVS। अब उसके अलावा किसी कोर्स वाले बच्चों को पहले मिल सकता है EVS, फिर लैंग्वेज, फिर EVS, फिर लैंग्वेज। आ रहा है बात समझ में? मिलता है ये 4 सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर के बाद ये सब्जेक्ट हट जाता है। वैक भी आपको 4 सेमेस्टर का मिलता है, उसके बाद हट जाता है। तो वैक में माइनर डिग्री तो ऐसे ही मिलती नहीं, लेकिन हाँ 4 सेमेस्टर पढ़ लेते तो आगे आप इसमें फर्दर भी पढ़ने के लिए तैयार। जैसे कि वैदिक मैथ मैंने 4 सेमेस्टर पढ़ लिया, तो आगे जाके मैं वैदिक मैथ में मास्टर्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल रहते हैं। सेक ये कंटिन्यू करेगा 3 साल तक, और GE ये भी कंटिन्यू करेगा आपके 3 साल तक, ठीक है। DSC आपका सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। अब एक खास बात ये याद रखनी है कि जितने डाउनग्रेड कॉलेज होगा उसमें GE, वैक, सेक चुनने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिक्स रखा जाता है कि इस कोर्स को यही वाला दिया जाएगा। लेकिन जितना टॉप कॉलेज होगा वहाँ फिक्स है, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। सेक में मेरे पास 20 ऑप्शन है, वैक में मेरे पास 20 ऑप्शन, GE में मेरे पास 20 ऑप्शन है, ठीक है। लिस्ट आएगा, गूगल फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म में मेरे को हर एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 क्राइटेरिया डालने पड़ेगी। मैं फॉर्म सबमिट करूँगा, नंबर ऑफ वेकेंट सीट पे मेरे को अलोकेट करा जाएगा। नंबर से कोई लेना देना, कितने अच्छे नंबर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने पहले फॉर्म फिल करा वो
कोर्स उसको मिल जाएगा जो उसकी पहली प्रायोरिटी का होगा। उसके बाद सीट फुल हो जाएगी सेकंड, उसके बाद सीट फुल होगी थर्ड। इसकी भी मेरिट लिस्ट आती है बाद में, ऐसे निकलते रहते हैं राउंड्स, मतलब 2-3 राउंड्स आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। खास बात ये है आप लोगों को जानने के लिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। आप पहले से डिसाइड करके चलो कि मुझे क्या पढ़ना है, जो पढ़ना है वो पहले से लेके चलो और आप उसी सब्जेक्ट को लो, ठीक है। सेक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, नाम सुनोगे डेटा एनालिसिस, पाइथन, जावा, बिजनेस कम्युनिकेशंस, लेकिन पढ़ा कौन रहा है? ड्यू के प्रोफेसर, जिनका कॉर्पोरेट से कोई लेना देना नहीं। तो पढ़ाएंगे कैसा? किताबों के जैसा। तो नाम अच्छा है, स्किल बाहर से सीख सकते हो, लेकिन पढ़ाई के मामले में कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करो। तो ये सब्जेक्ट को पास करना, ये सब्जेक्ट को पास करना, ये सब्जेक्ट को पास करना बहुत आसान होता है। इनको पास करना थोड़ा मुश्किल होता है इन कंपेरिजन, क्योंकि यहाँ तो पास हो ही जाता, कुछ भी लिख दो पास हो गए, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? तो पहले सेमेस्टर एक्सप्लोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें समझानी है, मैं इसके आगे अभी नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल बस इतना समझो। अगर आपने एंड तक देखा है तो आप वो बच्चे हो जिसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है, और यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 5 मिनट की वीडियो, 3 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो में चीज़ें नहीं समझ में आई। ये एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? इस एक्सपीरियंस के लिए कॉलेज में होना ज़रूरी है, एक्टिव होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटी के और लेकिन गाइड करते हैं, लेकिन एक्चुअल कैसा है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। ये वीडियो आपके बहुत काम का है, और आगे ऐसी वीडियोस और मिलती रहेगी। कॉलेज के 3 साल क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और कैसे प्लेसमेंट लेना है, कैसे एग्जाम मेंटेन करना है, कैसे सब्जेक्ट के टीचर्स मिलेंगे, सब कॉलेज कैसे, मतलब कॉलेज में पढ़ाई कैसे करनी है, पेपर कैसे पास करना है। यूट्यूब पे दुनिया भर की प्लेलिस्ट है, लेकिन वो प्लेलिस्ट कैसे पता चलेगी? हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो प्लेलिस्ट हमारे पास है, हम डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। आप 2 महीने बाद भी देखोगे, सीधा कमेंट करोगे भैया इसकी प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट ढूंढ के आपको लिंक शेयर कर दूंगा सीधा व्हाट्सएप चैनल पर हमारे, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेगी। लॉन्ग है, लंबी है, लेकिन बहुत काम की है। वीडियो ज़रूर आपके काम आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हाइप का बटन दबाइए, ताकि यूट्यूब दुनिया भर के रिकमेंडेशन दे। ऑलमोस्ट 6:40-50 मिनट हो गए, 10 मिनट में मेरे को इसको एडिट करके अपलोड करना है, मुझे नहीं लगता हो पाएगी, ठीक है। मैं भी 7:30 बजे तक कर दूँ। प्लीज़ चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब कर लो। इससे बेटर चैनल आपको नहीं मिलेगा अगर आप BU, BHU और किसी भी कॉलेज स्टूडेंट्स हो और आप फ्यूचर को टारगेट करके चलो। इससे बेस्ट कोई नहीं मिलेगा। दुनिया भर के बकवास को हटा के मैं कह के चलता हूँ, मेरा चैनल है जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर कॉलेज जर्नी और उसके बाद भी, ठीक है। चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन हिट रखिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये कैसा वीडियो लगा। अपने राय ज़रूर दीजिएगा वीडियो में, ठीक है, क्योंकि कमेंट देख के ही बच्चे आगे कंटिन्यू करते हैं। आप उनकी हेल्प करिए। स्टार्टिंग में आने वाले जो बच्चे चले जाते हैं, कमेंट देख के उनको आइडिया तो लगेगा कि टिल एंड तक देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि बच्चे देख सके, आप उनकी हेल्प करिए, भगवान आपकी हेल्प करेगा। हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, और वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको फल देता है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और मुझसे कोई भी डाउट पूछना है, कुछ भी पूछना है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको तुरंत रिप्लाई कर दूँगा। चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलेंगे और कोई नई वीडियो में और नई जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद।